हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान किंगडम। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि इस समय महीना मई और जून का चल रहा है, स्पेशली मई का चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी फेस करने की वजह से मैंने वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब मैंने बंद कर दिया क्योंकि यहाँ रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल ओवर हीट करता है। मोबाइल ओवर हीट करने की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। ख़ास तौर पे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है इतनी गर्मी में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं इतने लंबे समय बाद फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया है। आप जानते हैं मैं क्लास 12th की बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं पहला ही चैप्टर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी का मैं पहला चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाऊँगा आज। और यहाँ मैं आपको बताऊंगा लैंगिक जनन के बारे में। देखिए, लैंगिक जनन के बारे में हम ब्रीफ से तो नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं, और उससे भी दूसरा जो चैप्टर है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 12th की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम प्लांटों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेहतर तरीके से समझ लेंगे। लेकिन उससे अच्छा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ मानव के लैंगिक जनन के बारे में अच्छी तरह से समझने को मिलता है। तो ये तो बात हुई लैंगिक जनन की ब्रीफ नॉलेज के बारे में, जो कि हम आने वाले चैप्टरों में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने जो बात करी है, अभी तक हमने पहले चैप्टर में जो बात करी है वो है अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में, अलैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में। सभी हमने ब्रीफ से अच्छी तरह से समझ लिया और ख़त्म भी कर दिया। बाकी सभी वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती है, वो भी हमेशा आप देख सकते हैं कभी भी जाकर। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ लैंगिक जनन की परिभाषा और उसकी अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहला टॉपिक होगा लैंगिक जनन। आइए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ मैं आपको इसकी सबसे पहले परिभाषा के बारे में बताऊंगा कि परिभाषा क्या है। जरा परिभाषा पे गौर करिए। ऐसा जन्म जिसमें नर कौमा मादा के द्वारा युग्मकों का निर्माण कौमा युग्मक संलयन कौमा समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है और अलग अलग जनकों द्वारा संतानों का निर्माण होता है। और अलग अलग जनकों के मिलने पर मादा द्वारा संतानों का निर्माण होता है। संतानों का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है, बात एक ही है, कुछ भी बोल सकते हैं, निर्माण होता है। लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों, ये लैंगिक जनन की सबसे सटीक और स्पष्ट परिभाषा है आपके लिए। इस परिभाषा को मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। इस लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा के द्वारा यानी कि अलग अलग
मेल और फीमेल दो अलग अलग जनक के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरा, युग्मकों का निर्माण हुआ है तो युग्मकों का संलयन भी होगा, जो कि निषेचन नाम की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो युग्मकों का संलयन होता है, फिर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं चलती हैं जायगोट के अंदर, जो कि युग्मकों के मिलने पर नई कोशिका जो बनती है उसको क्या कहते हैं, जायगोट कहते हैं, यानी युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज के अंदर समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नामक प्रक्रिया चलेगी, विभाजन होता है। आगे अलग अलग जनकों के मिलने पर संतानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यह देखा गया है कि अलग अलग जनक जब मिलते हैं तब जाके एक नई संतान का निर्माण होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना कि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज के अंदर यानी जायगोट के अंदर होता है, और ये प्रक्रिया निषेचन के बाद होती है। निषेचन से भी पहले नर और मादा का मिलना आवश्यक होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर। यदि नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं उसके बाद ही संलयन हो पाएगा युग्मकों का, उसके बाद ही समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन हो पाएगा। तो ये पूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझने को यही तो मिला है कि यहाँ नर और मादा की आवश्यकता होती है और साथ में अलग अलग जनकों द्वारा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है, दोनों युग्मकों का संलयन होता है। दोनों युग्मकों का संलयन होगा तो उन युग्मकों के अंदर क्या होगा, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके दौरान नए जीवों का निर्माण होता है, इसके दौरान नए नए जीवों का निर्माण होता है, और अलग अलग जेनेटिक मटेरियल के मिलने से यह संतानें बिल्कुल अपने माता पिता से पूर्ण रूप से भिन्न होती हैं, समरूप नहीं होती कभी भी। ठीक है, ये हुई परिभाषा लैंगिक जनन की। आपको बताता हूँ लैंगिक जनन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, जरा समझिए। गुण, सबसे पहला गुण देखते हैं। यहाँ नर और मादा की आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता यानी अलग अलग जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा, यहां अलग अलग जनक जनकों द्वारा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। आगे देखिए, यहां युग्मक संलयन यानी निषेचन प्रक्रिया भी होती है। यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं, युग्मक संलयन भी देखने को मिलता है लैंगिक जनन के अंदर। ऐसा नहीं है अलैंगिक जनन की तरह कि एक ही जनक द्वारा संतानों का निर्माण हो रहा है और कोई ज़रूरत नहीं है युग्मक संलयन की, कोई ज़रूरत नहीं है युग्मक निर्माण की। ऐसा तो अलैंगिक जनन में पॉसिबल है। लैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन की भी आवश्यकता होती है, युग्मक निर्माण की भी आवश्यकता होती है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की भी आवश्यकता होती है, युग्मनज की भी आवश्यकता होती है, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्टुला स्टेज, और लास्ट में फिर भ्रूण की आवश्यकता भी होती है। तब जाके एक नए जीव का निर्माण होता है। यहाँ आगे, यहाँ समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है। युग्मनज में होता है। युग्मनज को इंग्लिश में जायगोट कहेंगे। ये जो युग्मनज शब्द लिखा है इसकी इंग्लिश होती है जायगोट।
जाइगोट में संपन्न होता है। आगे देखिए, यहाँ संतान जनकों के समरूप नहीं होती, समरूप नहीं होती। यहाँ जो संतानें होती हैं वो जनकों से बिल्कुल समरूप नहीं होंगी, आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं, क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ अलग अलग युग्मक से आता है, अलग अलग युग्मक से आता है, यानी कि गैमेट से आता है। अलग अलग गैमेट से जेनेटिक मटेरियल आएगा, वो भी डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल आएगा, युग्मक से आता है, जो भिन्न होता है, भिन्न होता है, जो भिन्न होता है। या फिर ये लिख सकते हैं जो समान नहीं होता। ठीक है, पॉइंट जरा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं लैंगिक जनन के गुणों के बारे में। पहला गुण है यह नर और मादा की आवश्यकता होगी, बिना नर और मादा के ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। दूसरा गुण है यहाँ अलग अलग जनकों द्वारा अलग अलग युग्मकों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, मेल के अंदर अलग और फीमेल के अंदर अलग गैमेट बनते हैं, यानी मेल के अंदर बनेगा स्पर्म तो फीमेल के अंदर बनेगा एग। ठीक है, यहाँ युग्मक संलयन की प्रक्रिया यानी निषेचन होता है। जब युग्मक संलयन होगा तो उसे निषेचन ही कहते हैं। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नामक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ युग्मक संलयन यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जब युग्मक संलयन हो चुका है तो जायगोट के अंदर ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे देखिए, यह संतानें जनकों के समरूप नहीं होती क्योंकि एक मटेरियल अलग अलग युग्मक यानी गैमेट से आता है और जो कि अपने आप में समान नहीं होता, भिन्न होता है। यही कारण होता है कि संतानें माता पिता से समरूप नहीं होती हैं, अलग होती हैं। लेकिन यही शब्द अगर अलैंगिक जनन में देखा जाए तो वहाँ लिखा जाता है कि संतानें हूबहू माँ बाप के समान ही होती हैं, यानी जनक पादप के समान है या जनक जीव के समान है। कोई भी जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है जिन जीवों के अंदर, वहाँ संतानें बिल्कुल उनके ही समान पैदा होती हैं, कुछ अलग पैदा नहीं होता, कुछ डिफरेंटिएशन नहीं आती। अभी हमने बात की लैंगिक जनन के गुणों के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे लैंगिक जनन की ठीक है, अभी बात की हमने लैंगिक जनन के गुणों के बारे में। अब बात करेंगे हम जीवन चक्र की अवस्थाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम किशोर अवस्था, फिर दूसरे नंबर पे बात करेंगे प्रजनन अवस्था, तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम भ्रूण अवस्था या जीवाणु अवस्था। एक ऐसी अवस्था जिसमें जीव पूर्ण रूप से जनन क्षमता खो देता है और वह मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम इस चैप्टर में बात करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। ज़रा देखिए, मैं इस चैप्टर की थोड़ी टैगलाइन वगैरह लिख दूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, यहाँ मैं पहला चैप्टर ही शुरू कर रहा हूँ, पहला चैप्टर शुरू क्यों कर रहा हूँ, पहला चैप्टर चल रहा है। तो आप जानते हैं क्लास 12th में पढ़ा रहा हूँ, क्लास 12th की बायो पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 12th की बायोलॉजी में आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। और इसका ये लेक्चर जो है, लेक्चर कम से कम 6 नंबर का लेक्चर है ये। ठीक है, मेरा अगला टॉपिक है जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवन चक्र की अवस्थाएं, इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो इंग्लिश में कहेंगे लाइफ साइकिल, फेस ऑफ लाइफ साइकिल। इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इसको फेस ऑफ लाइफ साइकिल।
फेस ऑफ लाइफ साइकिल। यहाँ देखिए, सजीवों के जीवन में, सजीवों के जीवन चक्र में, जीवन चक्र में, सजीवों के जीवन चक्र में निम्न अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था जो है वो है किशोर अवस्था, किशोरावस्था, किशोर अवस्था, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आती है वो है जननावस्था यानी जनन अवस्था, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आती है, तीसरे नंबर पे आती है जीर्णावस्था, ठीक है। किशोर अवस्था को बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव। जीवाणावस्था को बोलते हैं सेंट, ठीक है। जीवाणावस्था क्या कहलाती है? सेंट फेस। सब में क्या लगा देंगे? फेस, और यहाँ पर भी फेस, ठीक है। ये सभी फेस होते हैं। 3 प्रकार के फेस जीवों के जीवन चक्र में देखने को मिलते हैं। हालांकि इससे भी अधिक प्रकार के फेस हैं, लेकिन हमें जो 3 प्रकार के फेसों पर बात करनी है वो है किशोर अवस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था। ये 3 फेसों पे हमें बात करनी है। अब हम एक एक करके तीनों को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि किशोर अवस्था क्या होती है और जनन अवस्था क्या होती है और जीर्णावस्था क्या होती है। यह किसी भी जीव के जीवन का वह काल है, काल मतलब समय, पीरियड, वह काल है जिसमें जीव में तीव्र वृद्धि, विकास होता है तथा अगर मानव जाति की बात करें तो तथा मानवों के जीवन में, मानवों के जीवन में इस काल को संघर्ष तथा तनाव की अवस्था कहते हैं। संघर्ष और तनाव की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इस काल को संघर्ष तथा तनाव की अवस्था कहते हैं। इस काल को पूर्व प्रजनन काल भी कहते हैं, पूर्व प्रजनन काल भी कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इस डेफिनेशन को रीड कराता हूँ। यह किसी भी जीव के जीवन का वह काल है जिसमें जीव में तीव्र वृद्धि होगी और विकास होगा। वृद्धि और विकास दोनों में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। वृद्धि जो होती है, देखिए, वृद्धि एक लिमिटेड टाइम तक होती है, लेकिन विकास जीवन भर होता है। इसलिए वृद्धि और विकास में काफ़ी सारे अंतर हैं। विकास एक ब्रॉड प्रोसेस होता है, मतलब काफ़ी इस विकास को बोलेंगे विकृत होता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है,
सूक्ष्म होती है। वृद्धि आंतरिक रूप से हो सकती है और विकास आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मानवों के जीवन में इस काल को संघर्ष और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इस काल को पूर्व प्रजनन काल भी कहा जाता है। आपने समझा, किसी भी जीव के जीवन का एक ऐसा काल जिसमें वह तीव्रतम वृद्धि करता है, उसका विकास भी तीव्रतम होता है। और मानवों के जीवन में अगर इस काल को बताया जाए आपको, तो ये काल जो होता है संघर्ष का काल माना जाता है, तनाव की अवस्था माना जाता है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है बालक को और काफ़ी तनाव भी रहता है बच्चे के दिमाग में, बहुत सोच विचार करता है, नई नई इच्छाएं उजागृत होती हैं उसके मन में। तो अगर उसकी गलत इच्छाओं के लिए उसको रोका जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये मेरे विरोधी हैं और ये गलत कर रहे हैं और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी ये होती है कि जो आपको रोक रहा है किसी चीज़ के लिए, समझा रहा है, तो वो सही है। और उस समय पर आपके सोचने और समझने की क्षमता कुछ ऐसी होती है कि ये नहीं डिसाइड कर पाती कि ये मेरे प्रति ही क्यों इस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो वहाँ आपके मन में जो अभिलाषा उठती है, जो इच्छा उठती है, वो एक विरोधाभास की अवस्था होती है। यहाँ आप तनाव फील ज़्यादा करते हैं इस स्टेज में, तो इसीलिए इसको संघर्ष तथा तनाव की अवस्था भी कहते हैं। अब आगे देखिए, इस काल को पूर्व प्रजनन काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रजनन वाला काल नहीं होता, यहाँ मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो एक लाइन और लिख सकते हैं, इस काल में परिपक्वता आती है। इस काल में परिपक्वता तीव्रतम रूप से आती है। अच्छा, परिपक्वता को मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी तीव्रतम लेवल से यहाँ देखने को मिलती है। हर चीज़ में बच्चा मैच्योर होने लगता है, समझदार होने लगता है, हर चीज़ों को ठीक से समझने लगता है। यहाँ तीव्र भाषी भी हो जाता है, जल्दी जल्दी बोलना सीख जाता है बच्चा। किसी भी चीज़ को समझने की पकड़ भी उसकी अच्छी हो जाती है। कोई भी अगर भाषा सीखे, कोई खेल सीखे या कोई कोर्स सीखे या फिर किसी से बात करना सीखे, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अंदर धीरे धीरे तीव्रतम रूप से विकसित होती है और उसके इमोशंस पर भी धीरे धीरे वो कंट्रोल करने लगता है। लेकिन इतना कंट्रोल नहीं कर पाता जितना कि वो अपने आप को सही साबित करने लग जाए। तो इतना तो बहुत बाद में आता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेज होती है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है। अगर मैं बताऊं एडल्ट स्टेज की, तो मेल के अंदर ये जो एडल्ट स्टेज होती है, मेल पुरुष यानी पुरुषों के अंदर ये एडल्ट स्टेज आने लगती है 13 से कम, ये स्टेज आने लगती है 16 से 18 साल की उम्र में मैच्योरिटी आती है मेलों में। यानी कि जो लड़के होते हैं उनमें 16 से 18 साल के अंदर ये एडल्ट स्टेज मानी जाती है। लेकिन अगर यही फीमेल के अंदर यानी लड़कियों के अंदर देखा जाए तो एडल्ट स्टेज शुरू हो जाती है 13 से लेकर के 16 या 18 साल तक की मैच्योरिटी उनमें आती है। ठीक है, अब दूसरा काल है प्रजनन काल। प्रजनन काल, तो प्रजनन काल को देखिए, हाँ प्रजनन काल को रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। मैंने पहले इसकी स्पेलिंग लिखा दिया। अब आगे देखिए जरा इसकी परिभाषा। यह किसी भी जीव के जीवन का वह काल है जिसमें जीव प्रजनन क्षमता हासिल कर लेता है। प्रजनन क्षमता ग्रहण कर लेता है। इस काल में जीव के लैंगिक अंगों में विकास और परिपक्वता तीव्रतम होती है। इस काल में जीव के
लैंगिक अंग, लैंगिक अंगों में वृद्धि और विकास, वृद्धि तथा परिपक्वता लिखेंगे। परिपक्वता, वृद्धि तथा परिपक्वता आ जाती है। काल में जीव के लैंगिक अंगों में वृद्धि तथा परिपक्वता, वृद्धि नहीं, विकास आएगा यहाँ, विकास तथा परिपक्वता आ जाती है, लेकिन वृद्धि धीमी होती है, लैंगिक अंगों में वृद्धि धीमी होती है, ठीक है, यानी तीव्र गति से एकदम वृद्धि होने लग जाए, ठीक है। अब आगे देखिए, इस काल के प्रारंभिक समय को यौवनारंभ यानी कि यौवन आरंभ, प्यूबर्टी, यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो प्रजनन, यह किसी भी जीव के जीवन का वह काल होता है जिसमें जीव प्रजनन क्षमता को हासिल कर लेता है, यानी प्रजनन क्षमता आ गई तो वो संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। इस काल में जीव के लैंगिक अंगों में विकास और परिपक्वता आ जाती है। देखिए, लैंगिक क्षमता अगर आई है, उसके अंदर जनन क्षमता आई है, वो संतान उत्पन्न कर सकता है, तो उससे पहले जो घटना होगी वो लैंगिक अंगों का विकास होगा, वो इसी स्टेज में आगे होता है और परिपक्वता भी आ जाती है। जब लैंगिक अंगों का विकास हो रहा है और उनमें परिपक्वता आ चुकी है, तभी तो वो जनन करने के योग्य हो चुका है, लेकिन वृद्धि धीमी होती है। लेकिन जो लैंगिक अंग होते हैं उनमें वृद्धि धीरे धीरे होती है, यूँ नहीं कि एकदम तीव्र गति से हो जाए, ठीक है। अब आगे लिखा है कि इस काल के जो फर्स्ट टाइम होता है, यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज जिसे बोलते हैं, तो उसको प्यूबर्टी नाम दिया गया है। अगला काल देखिए, तीसरा, जीर्णावस्था, इसको बोलेंगे सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज को प्रजननोपरांत यानी प्रजनन उपरांत काल बोला जाता है, कहा जाता है, बोला नहीं। इस काल में जीवों में प्रजनन क्षमता नगण्य हो जाती है और साथ ही वृद्धि रुक जाती है। शारीरिक अंग जितने भी शारीरिक ऑर्गन्स होते हैं, अंग कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं,
लगते हैं। सेंसेंट, जीर्णावस्था को देखिए, यह जीवों के जीवन का वह काल है, जीवों के जीवन का वह काल है, वह काल है जिसमें जिसको आगे देखिए, इस काल में जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से छिन्न हो जाता है। कैसे हो जाता है? छिन्न मतलब बहुत ही ज़्यादा दुर्बल, ठीक है, छिन्न हो जाता है। और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है, और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लास्ट में आके जीव मृत्यु को हासिल हो जाता है। ये जीवों के जीवन का ऐसा काल माना जाता है जिसको प्रजनन उपरांत काल माना जाएगा, यानी प्रजनन के बाद का समय माना जाएगा। इसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से बेकार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, छिन्न हो जाता है। यहाँ शरीर के अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि शारीरिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि जो शरीर के सभी अंग हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और जीव की प्रजनन क्षमता भी नगण्य हो जाएगी। तो अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है इस काल में आकर। तो ये 3 काल थे जिसमें आपने समझा, सबसे पहला काल किशोर अवस्था, दूसरा काल समझा कि प्रजनन अवस्था क्या होती है, तीसरा काल समझा ये जीर्णावस्था। तो ये काल यहीं समाप्त होते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि प्रजनन अवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में भी, दोनों को समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्रजनन काल होता है वो प्लांटों के अंदर अलग होता है और जंतुओं के अंदर अलग होता है। तो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग फेज। पादपों में प्रजनन काल, ठीक है, पादपों में प्रजनन काल। अब आगे देखिए सही कर रहे हैं, आगे देखें, यह पादपों में 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला है मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक। अब पुष्पीय पादपों में पुष्प धारण करने की क्षमता के आधार पर ही ये 2 प्रकार का है। मोनोकार्पिक यानी कि जो जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, पॉलीकार्पिक जो जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं, ऐसे प्लांटों को कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले समझेंगे ऐसे प्लांटों को जो कि मोनोकार्पिक है, जो कि केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले प्लांट, ऐसे पादप
ऐसे पादप जो जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, पुष्प धारण करते हैं, ठीक है। उन्हें मोनोकार्पिक पादप कहते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, गेहूं, चावल, मैरीगोल्ड, गाजर है आदि, हैनबेन भी है, वो भी है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट हुए जो कि जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, जैसे कि गेहूं है, चावल है, मैरीगोल्ड है, गाजर है। समझ में आ गया होगा कैसे प्लांट होते हैं मोनोकार्पिक और उनके क्या उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब आगे समझेंगे पॉलीकार्पिक। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ अपवाद के रूप में बताऊँगा कि कुछ ऐसे बहुवर्षीय प्लांट भी हैं जो कि बहुवर्षीय मतलब बहुत लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन फिर भी वो मोनोकार्पिक हैं, ठीक है। यहाँ मैं नोट लिखाना चाहूँगा आपके लिए, नोट। कुछ बहुवर्षीय पादप भी मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे बांस है एक, इसका नाम है मेलोकाना, बम्बूसाइडी, मेलोकाना बम्बूसाइडी, ठीक है। ये 48 से 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इसमें केवल एक बार पुष्प धारण करेगा, एक बार पुष्प धारण करता है, ठीक है। एक बार पुष्प धारण करेगा, इसलिए ये मोनोकार्पिक का। दूसरा देखिए पॉलीकार्पिक। ये बहुवर्षीय पादप एक विशिष्ट मौसम में होने पर प्रत्येक वर्ष, कितने साल, प्रत्येक साल, यानी हर साल का काम है इनका, प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में, एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। पुष्प धारण करते हैं। जब पुष्प धारण करेंगे हर साल एक अच्छे मौसम में करेंगे, इन्हें पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है साहब। उदाहरण के लिए उदाहरण देखिए, आम, सेब, अंगूर और संतरा।
अरे संतरा आदि। तो ये हुए पॉलीकार्पिक प्लांट और उनके उदाहरण। अब बात करेंगे, देखिए जैसे मैंने लिखा प्लांट ब्रीडिंग फेज, ऐसे ही अब हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग फेज के बारे में, ठीक है। वहाँ अभी अभी जो टॉपिक कराया है इसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग फेज। आगे जो टॉपिक कराने वाला हूँ उसका नाम होगा एनिमल ब्रीडिंग फेज। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल दो प्रकार से प्रजनन कर सकते हैं, या तो मौसम के हिसाब से प्रजनन करते हैं या सतत प्रजनन करते हैं। तो सतत प्रजनन करने वाले जीव अलग होते हैं और मौसम के हिसाब से प्रजनन करने वाले जीव अलग होते हैं। तो वहाँ मोनोकार्पिक और बाइकार्पिक नाम की चीज़ नहीं होती, सीजनल होती है, यानी मौसम के हिसाब से या कंटिन्यूस जनन करेंगे, ठीक है। ओके, आगे टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग फेज। एनिमल ब्रीडिंग फेज, ठीक है, यानी कि जंतु प्रजनन काल। यह भी दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होगा मौसम, यानी मौसम के हिसाब से, और दूसरा होगा सतत, ठीक है। दो प्रकार से होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हिसाब से, ठीक है, प्रजनन करने वाले जीवों के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीज़ोना या फिर सीजनल, ठीक है। अब जरा इसको समझेंगे कि सीजनल जीव कैसे होते हैं। ऐसे जीव जो प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही प्रजनन करते हैं, उन्हें मौसमी प्रजनन जीव कहते हैं। ठीक है, मेढक है, छिपकली है, सभी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी हैं वो मौसम के हिसाब से प्रजनन कर सकते हैं। बाज भी अलग है, बच्ची ही है बाज, ठीक है। बाघ देखिए, बाघ सभी पक्षी और बाघ, ठीक है, ये सब आदि जीव मौसम के हिसाब से प्रजनन कर सकते हैं। मेढक एक सीजन के हिसाब से, यानी कि बरसात के मौसम में ही प्रजनन करेगा। छिपकली, पक्षी, बाघ ये अलग अलग मौसम में, मतलब एक विशिष्ट मौसम में, प्रत्येक साल एक विशिष्ट मौसम में ही प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, मौसम के हिसाब से प्रजनन करने वाले जीव, यानी ऐसे जीव जो प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में प्रजनन करते हैं, उन्हें मौसमी प्रजनक जीव भी कहते हैं, प्रजनक। दूसरा है सतत यानी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि ऐसे जीव जो कि प्रजनन क्षमता हासिल होने के बाद में किसी भी मौसम में प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे जीव जिनमें
प्रजनन क्षमता आने के बाद किसी भी मौसम में प्रजनन कर सकते हैं। सतत प्रजनक जीव कहलाते हैं उन्हें। सतत प्रजनक जीव कहते हैं। उन्हें सतत प्रजनक जीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मानव, दुधारू पशु, ठीक है, दुधारू पशु जो होते हैं वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, आगे खरगोश कर सकता है, किसी मौसम में प्रजनन कर सकता है। चूहे और रानी मधुमक्खी भी किसी मौसम में प्रजनन कर सकती है। ठीक है, ये सभी जो एग्जाम्पल हुए, जैसे मानव है, दुधारू पशु है, खरगोश है, चूहे है, रानी मधुमक्खी है, तो ये सब सतत प्रजनक जीव हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए मुर्गियाँ। अब समझते हैं, सतत प्रजनक जीव ऐसे जीव होते हैं जो कि प्रजनन क्षमता हासिल होने के बाद में, प्रजनन क्षमता धारण करने के बाद में किसी भी मौसम में प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे जीव सतत प्रजनक जीव कहलाते हैं। उदाहरण में मानव, दुधारू पशु, खरगोश, चूहे, रानी मधुमक्खी आती है और मुर्गी आती हैं। तो ये बात हुई सतत प्रजनक जीवों के बारे में। ठीक।